राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान। उन्होंने कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं, और ये बात भी कहा कि पूजा पद्धति अलग हो सकती है और लेकिन सभी भारतीय हैं। लेकिन उसके साथ में जम्मू कश्मीर के हालात, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी कश्मीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी घाटी जाना नहीं चाहते हैं। तो और उसके साथ में ही आप ये भी जानते हैं कि एनवाईसी के वॉलंटियर्स हों, रहबरे खेल वाले हों, उनका अपना दुख रहा है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतिहास काल में बहुत कुछ हुआ है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? पूजनीय सरसंघ चालक जी ने नागपुर में एक जो वहां वर्ग था उसके समापन सत्र में अपना विषय रखते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। सारी धरती, सारी पृथ्वी अपना घर है, परिवार है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव हैं उनका सम्मान तो है ही है, लेकिन निर्जीवों का भी सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है ईश्वास्यमिदं सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात ईश्वर इस संसार के हर कण कण में है। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, प्यार, इज्जत, एहतराम हमको सबका करना है। ठीक, उसी को पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने उद्बोधन में नागपुर के संघ के वर्ग में उन विषयों को उन्होंने दोहराया है। मुसलमानों ने इसका स्वागत भी किया है और मुसलमानों के बड़े सारे बुद्धिजीवी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये स्वागत करने वाला बयान है और इस बयान के बाद अब जो कटुरता देखने को हमें मिलती है वो खत्म हो जानी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप भी इस बयान को इसी तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, और मोदी साहब ने अपनी सरकार का एजेंडा जो क्लियर किया, उन्होंने कहा हमारा एक ही एजेंडा है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और साथ साथ ये कहा सबका प्रयास। सबने मिलकर काम करना है, सबको एतमाद में लेकर काम करना है और सबका भला करना है। ठीक, किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक, सब हमारे हैं। और जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब किसी बात का जिक्र करते हैं, वो हमेशा कहते हैं 135 करोड़ मेरे देशवासी। ठीक, वो हमेशा कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये हिंदुस्तान हम सबका है। ठीक, ये हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है, ये मादरे वतन है हमारा। ठीक, और हमको इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स का एहतराम हर एक दूसरे शख्स को भी करना है। ठीक, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जैसे आपने कहा, बीच में ये बात भी आ गई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। उस गुस्ताखी का नोटिस जो है सब पूरे मिडल ईस्ट में लिया गया। नतीजतन जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने एक मुख्य प्रवक्ता और साथ में एक और प्रवक्ता को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ये जो आपने किया है, क्या ये मिडल ईस्ट को शांत करने के लिए किया है, या आपने एक लार्जर मैसेज देने की कोशिश की है कि हम
सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को लेकर हम इस तरह की भाषा को एक्सेप्ट नहीं करते। पिछले 8 सालों से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब को आपने हमेशा सुना है। क्या कभी आपने उनको कोई किसी एक मजहब तो दूर की बात है, किसी इंसान के खिलाफ भी बोलते हुए कभी देखा है? मजहब के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है जनाब, किसी एक इंडिविजुअल शख्स के बारे में भी उन्होंने कभी तनकीद नहीं की होगी। ठीक। अपोजिशन के लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा। ठीक। बहुत गलत बयानबाजी अपोजिशन के लोगों ने की होगी। ठीक। लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जवाब देते हुए तनकीद करते आपने कभी सुना? नहीं सुना। यह मुल्क हम सबका मुल्क है जनाब। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान तो क्या सिख तो क्या ईसाई, क्या गांव के क्या शहर के, क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी पंडित, यह सबका हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आंजहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान है। वो भी तो एक मुसलमान थे, और जब इस दुनिया फानी से वो चले गए और उनको जब तमिलनाडु के रामेश्वरम में मैं गया, वहां जिस जगह पर उनको सुपुर्द खाक किया गया, वहां 10 या 20 मुस्लिम परिवार हैं। तो वहां जो 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, कौन थे? वो तो हिंदू थे ना। और जो जगह दी गई वहां, वो हिंदू लोगों ने कहा कि यहां एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मकबरा बनाया जाएगा, याद किया जाएगा कि इस हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए अगर किसी ने एटम बम बनाया तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बनाया। मिसाइल मैन थे वो। ठीक। मिसाइल मैन से वापस आऊंगा थोड़ा सा। नहीं, कैसे आओगे आप वापस? ये हिंदुस्तान सबका है। ठीक। इस मुल्क की जंगे आजादी के लिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे और लाला लाजपत राय जैसे वीरों ने कुर्बानियां दी। तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्ला खान साहब भी इस हिंदुस्तान के शहरी थे, जिन्होंने फांसी के फंदे गले में डाल के हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते कहते अपनी कुर्बानी दे दी इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए। ठीक। जंगे आजादी के उस दौर में वो हमारे महानायक थे। और जम्मू कश्मीर में भी 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक, अगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, मेजर सोमनाथ साहब जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी और तिरंगा झंडा बुलंद रखा, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने भी बारामूला में तिरंगा झंडा उठा के कहा था, पाकिस्तानी खबरदार, हम हैं हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये कहने वाला एक कश्मीरी मुसलमान था, हिंदुस्तानी था। मैं आज भी हर साल नवंबर के महीने में उनके योम शहादत के दिन उनके मकबरे में जाके उनको सजदा करता हूं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब। रविंद्र जी, अब ये हिंदुस्तान सबका है, इसीलिए हम सबको एक दूसरे का एहतराम करना है, इज्जत करनी है। क्योंकि आखिर इस देश के अंदर रहने वाला हर शहरी इस मुल्क का है। मैं समझ गया, हमने मिलकर काम करना है, हमारा मुल्क बदनाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, मुझे इसलिए कोई किसी बाहरी किसी मुल्क के दबाव में कुछ नहीं किया, गलत। अगर आना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में आपने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। क्या परिस्थितियां बदली? घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं जी हम बंद हैं, हमें अंदर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। जम्मू संभाग के जो कर्मचारी वो कहते हैं जी हम फिलहाल वहां नहीं जाना चाहते हैं, हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी का सरकार बनाए। और वो ये कह रहे हैं कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम चले जाएंगे। तो हालात इतने खराब हैं कि ना कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहां रहना चाहते हैं, और आप कहते हैं पुनर्वास करवाएंगे, उनको वहां बसाया जाएगा। एक बात तो आप भी मानिए कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ऊपर जबरदस्त प्रहार मोदी सरकार के दौरान हुआ है। ठीक। सभी
जो बड़े टॉप के दहशतगर्द आतंकवादी थे उनको मौत के घाट उतारा गया। ठीक। आज घुसपैठ करके हमारी सीमा में आतंकवादियों में दम नहीं है कि वो आ जाए। ठीक। अगर आने की कोशिश करता है तो घुसपैठ करते ही उसका सफाया कर दिया जाता है। तो फिर ये कर्मचारी क्यों नहीं जा रहे? उड़ी के अंदर अगर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ठीक। पुलवामा हमला हुआ तो बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक हुई। ठीक। ये मोदी साहब की सरकार है। ये देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाली हर ताकत को निस्ते नाबूद करेगी, ये बात पक्का है। ठीक। तो ये जो सरकारी कर्मचारी जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में दम नहीं है कि हमारी आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ वो लड़े। ठीक। तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का तौर तरीका बदला है। ठीक। जिसको कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी, उसने चेंज किया है। ठीक। अब हाइब्रिड टेररिस्ट, हाइब्रिड दहशतगर्द, मतलब उनको ट्रेनिंग करके पीओके में जाने की जरूरत नहीं। ड्रोन से हथियार गिराओ, ड्रोन से गोलियां गिराओ और ड्रोन से ये जो नारकोटिक ड्रग्स है, नशे का जो व्यापार और नशे की गोलियां, टेबलेट्स, नशा बेचो, पैसा कमाओ, लोगों को दो और उनके हाथ में पिस्तौल देके बेगुनाह लोगों की हत्या कराओ। शाम को, रात को छिपके गोली चलाओ, वापस घर आ जाओ जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें पता नहीं। इसको कहते हैं हाइब्रिड टेररिज्म। ठीक। इस ओर शिफ्ट किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि सीधे सीधे टक्कर लेने की उनमें दम नहीं है। ठीक। अब चूंकि टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश शुरू की गई। ठीक। राहुल भट्ट जी को निशाना बनाया गया। ठीक। यहां रजनी बालाजी को निशाना बनाया गया। राजस्थान के विजय कुमार साहब जो बैंक मैनेजर थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन उसके साथ साथ अमरीन भट्ट को भी तो घर में घुस के गोली मारी गई। सैफुल्ला कादरी साहब को मारा गया। रियाज अहमद ठोकर साहब को पुलवामा में शहीद कर दिया गया। उनके छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। जनाब, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पाकिस्तान की जंग चल रही है, ये कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं आप उनको बलि का बकरा बनाकर वहां भेज। ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लो गारत है या जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की एक साजिश है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ठीक। ये लड़ाई वतन परस्त, देशभगत, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, अपने देश से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले मुल्क से ऐसे लोगों की लड़ाई देश दुश्मन ताकतों से है। वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, अपनी सरजमी पर जान निछावर करने वाले लोगों की लड़ाई देश दुश्मन ताकतों से है। और हिंदुस्तान से मोहब्बत हिंदू भी करता है तो मुसलमान भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, कश्मीरी पंडित भी करता है, कश्मीर का मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, जम्मू का डोगरा भी हिंदुस्तानी है। कर्मचारियों का बनेगा इसीलिए अब इन कर्मचारियों का बनेगा क्या? कर्मचारियों के दिल में जो डर है, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो खदशात हैं, वो दूर करने पड़ेंगे। यानी आप कहते रहेंगे वहीं? लेकिन देखिए, पाकिस्तान तो चाहता है ये सारे भाग के आए। ठीक। पाकिस्तान तो चाहता है कि वहां से कश्मीरी पंडित, जम्मू के डोगरा हिंदू, जम्मू कश्मीर से बाहर से काम करने वाले मजदूर, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कश्मीर घाटी के अंदर जो देशभगत मुसलमान हैं, कश्मीरी, गुजर बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, इनको वहां से भगाया जाए, क्योंकि ये देशभगत लोग हैं ना। ठीक। पाकिस्तान तो यही चाहता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम सबको मिलकर, वो हिंदू है या मुसलमान है, ठीक, सिख है या ईसाई है, कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है, पहाड़ी कबीले का कोई शख्स है या गुजर बकरवाल है, काम करने वाले हिंदू या मुसलमान है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान की देश दुश्मनों की इस साजिश से हमको लड़ना है, निपटना है। ठीक। सरेंडर नहीं करना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं हमने सरेंडर नहीं करना। मुझे ये बताइएगा, मैं अमित शाह साहब से मिलकर आया हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि इन सरकारी कर्मचारियों को वहीं पर रहना होगा? तो आप कह रहे हैं कि भाई आर्ट सिक्योर इनके कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है। मैं अभी बड़गाम, शेखपुरा भी गया, अभी मैं मटन भी जाऊंगा, वस्सू भी जाऊंगा, कुपवाड़ा के कैंपों में भी जाऊंगा, जम्मू में भी कश्मीरी पंडित मेरे भाई बहनों से, बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई।
हमने उनसे बात की, उनके कुछ कंसर्न हैं, उनको एड्रेस जो वहां सरकारी मुलाजिम है वो एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मुझे बाकी आप क्या समझते हो कि कश्मीरी पंडित कोई कमजोर नहीं है? नहीं, कमजोर की बात कश्मीरी पंडित जांबाज लोग हैं, शेर है शेर कश्मीरी पंडित। ठीक, बहादुर कौम का नाम है कश्मीरी पंडित। लेकिन जो ग्राउंड पर भी लड़ती है, कलम से भी लड़ती है। मुझे बात करते हो। और जो कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं, आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर रहने वाले सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं? ये गलत फहमी है कुछ लोगों की। लेकिन मुझे रविंद्र और कुछ लोग ऐसी साजिश रच रहे हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को वो बदनाम करेंगे। ऐसा नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। अगर पिछले 32 सालों में 1 लाख लोगों की जाने गई हैं तो 80,000 तो कश्मीर का मुसलमान मारा गया है भाई। मुझे रविंद्र जी, आज भी अमरीन भट्ट कौन थी मेरे को बताओ? मैं समझ, मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा, क्या रियाज अहमद ठोकर मुसलमान नहीं थे? मुझे ये बताइए, सैफुल्लाह कादरी मुसलमान नहीं थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा रविंद्र जी, जम्मू संभाग से जो कर्मचारी वहां काम करने के लिए गए, कश्मीरी पंडितों से अलग उनकी परेशानी उनकी ये है कि हमको 15-15 साल हो गए घाटी में काम करते हुए, कोई ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए भी ताकि हम अपने घर में भी नौकरी कर सकें। अब 15 और दूसरी उनकी बड़ी दिक्कत यह है कि वो कर्मचारी हैं जो वहां किराए के मकानों में रह रहे हैं, जबकि स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास बाज़ाब्ता खाली क्वार्टर पड़े हैं। वहां कश्मीरी पंडित वहां सरकारी मुलाजिम हो अथवा जम्मू के डोगरे जो यहां से गए हैं, गुजर बकरवाल और पहाड़ियों को कहां रखोगे? सब लोग वहां कर्मचारी, और जिनके घर वाले फौजी हैं, पुलिस में काम करते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनके बच्चे या उनकी बेटियां या उनके बेटे या उनके परिवार के भाई बहन जो दूर दराज के एरिया में काम करते हैं, उनको आप वहां दूर दराज में ही रखोगे कि उनको सॉफ्ट टारगेट करके निशाना बना के उनको गोलियों का शिकार बना दिया जाए? कदापि नहीं। सबके लिए पॉलिसी बनेगी। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ठीक, एक तरफ बंदूक की साजिश है, टारगेटेड किलिंग्स की साजिश है, और तीसरा आने वाले दिनों में आपको एक नया प्रोपेगेंडा यहां नजर आएगा। क्या प्रोपेगेंडा? कभी मंदिरों के अंदर मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, कभी मंदिरों के दरवाजे टूटेंगे तो मंदिरों के अंदर जाके पत्थरबाजी होगी, तो कभी मस्जिदों और जो पीर फकीरों की दरगाहें हैं वहां पत्थरबाजी होगी, कभी गुरुद्वारों में पत्थरबाजी होगी, अनाब शराब हो गए, ताकि जम्मू कश्मीर में मजहबी भाईचारा खराब करके दंगे कराए जाएं। ठीक, दुश्मन चाहता है कि यहां के हालात खराब करके एक तरफ गोलियों से, टारगेटेड किलिंग से डर का माहौल पैदा किया जाए, और दूसरा हिंदू और मुसलमान और सिखों में आपस में भाईचारा बिगाड़ के लड़ाई झगड़ा किया जाए। मेरी सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, भाई बहनों को, तमाम बच्चों को ये अपील करता हूं, हम सबको एहतराम और इज्जत एक दूसरे को देना है। बिल्कुल, हम सब एक रियासत के, एक यूनियन टेरिटरी के रहने वाले हैं, एक मुल्क के शहरी हैं। ठीक, हमारा एक परिवार है, एक फैमिली है, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कश्मीरी है या डोगरा है, हम सब एक हैं, एक मुल्क के, एक वतन के रहने वाले हैं, और हमको सबका एहतराम और इज्जत करना है। हिंदू को मुसलमान की इज्जत करनी है, मुसलमान को हिंदू की इज्जत करनी है, हिंदू को सिख की और सिख को हिंदू और मुसलमान की, सबकी इज्जत करनी है। हम सबको मिलकर रहना है। और ये जो दुश्मन की तशद्दुद झेला है, यहां बारातें लाशों की ढेर कर दी गई जनाब, आखिर घरों के घर उजाड़ दिए गए। ये मंजर मौत के ठीक नहीं है। हम सबको मिलकर रहना है और दुश्मन की इस चाल को निस्ते नाबूद करना है। एक तरफ पाकिस्तान की गोलियां और दूसरी तरफ दुश्मन की साजिश कि मजहबी फसाद यहां किया जाए, इससे हमको मिलकर लड़ना है। हम सब एक हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, ईसाई भी हमारे हैं, जम्मू के डोगरे भी हमारे हैं, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के सब हमारे हैं। हम एक मुल्क के शहरी हैं, एक खूबसूरत मुल्क है हमारा। मैंने पहले कहा, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है
तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। आखिर में सबका हक बराबर है। आखिर में रविंद्र जी मुझे ये बताइएगा कि किसी शायर ने कहा था, गरीब हैं तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। मुझे अंत में ये बताइएगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के वॉलंटियर, वो बेचारे आपके सरकारी कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं, SRO 520 आपने लाई, वादा आपने उनसे किया कि आपको पक्का करेंगे और उनकी मुलाजमत भी आप लोग मान गए कि उनकी मुलाजमत पक्की है, वो धरना देके बैठे हैं बाहर। और दूसरी तरफ जम्मू संभाग के कर्मचारियों ने धरना देना था बाबा भीमराव अंबेडकर चौक में, वहां पर तंबू लगाने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही, धक्का मुक्की कर रही, नहीं लगा सकते आप यहां पर तंबू। तो मुझे ये बताइए पहले NYC वालों का क्या होगा और क्या उनको तंबू लगाने की इजाजत मिलेगी? देखिए, ये तमाम मसाइल हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़रात, NYC जो बाहर बैठे हैं। मैं रोज इनसे मिलता हूं और मैं दिल्ली गया था, मैंने इनकी भी बात की है। कोई खुशखबरी है इनके लिए? इनके लिए चूंकि NYC बेसिकली 2 साल के लिए 2010 में, मगर आपने सर 520 में डाला है लाई थी और पूरे मुल्क में उसके बाद NYC खत्म हो गया है, पूरे देश में नहीं। लेकिन ये सारे री इंगेज किए गए थे एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत, और आपने कैबिनेट ऑर्डर के तहत इनको पक्का करने का वादा किया। इसलिए हमने ये कहा, इनको NYC कहना एक टैग है, चूंकि वो तो अब है नहीं है देश भर में, लेकिन जो री एंगेज किए थे सरकार ने कैबिनेट ऑर्डर लाकर, वो कैबिनेट ऑर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए हम इन बच्चों के साथ हैं। मैंने LG साहब से भी बात की है और चीफ सेक्रेटरी साहब से इनका एक डेपुटेशन चंद रोज में मिलाकर इनके मामला को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का यह कहना है कि ये मुल्क के गुलदस्ता है, अलग अलग धर्मों के समुदायों के लोग यहां पर रहते हैं, हमें आपस में लड़ना और झगड़ना नहीं। बदरवा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक का अब यह मंसूबा है कि धार्मिक उत्पात जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, धार्मिक उत्पात किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में शुरू हो, लोग भिन्न भिन्न हो जाएं, धर्म के नाम पर उससे लड़ना झगड़ना शुरू करें, हमें उनको भी हराना है। लेकिन सवाल यह है, अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां क्या सतर्क हैं और क्या तैयार हैं?